हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ योर मेंटोर ज़ीशान। आज ये हमारी लीज अकाउंटिंग या IFRS 16 की फोर्थ क्लास है। आज की इस वीडियो में मैंने ये दो टॉपिक सेलेक्ट करे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज़ अ प्रेजेंट वैल्यू एंड सेकंड टॉपिक इज़ अ लीज लायबिलिटी। हमारा मेन टॉपिक तो लीज लायबिलिटी है, लेकिन लीज लायबिलिटी की कंप्यूटेशन से पहले मैं चाहता हूँ आपके पास प्रेजेंट वैल्यू की क्लैरिटी हो। जिनको मालूम है इट्स वेरी गुड, और जिनको नहीं मालूम प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है या किस तरह से डिटरमिन होती है, तो उनके लिए मैंने ये टॉपिक इनिशियली डिस्कस कर रखा है अपनी लिस्ट में, ताकि आपके पास क्लैरिटी हो और प्रेजेंट लीज लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आपके जो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ लीज लायबिलिटी की कंप्यूटेशन में नहीं आता, बल्कि ये डिफरेंट टॉपिक्स में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नेट प्रेजेंट वैल्यू या NPV कैलकुलेट करते हैं और अपने फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हैं, तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसके अलावा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के अंदर जब आप अपने फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ भी हेल्प आउट करता है, या उसके ज़रिए प्रेजेंट वैल्यू के ज़रिए आप अपनी फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे। तो ये टॉपिक ना सिर्फ आपको लीज अकाउंटिंग में हेल्प करेगा, बल्कि इसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट आपको हेल्प आउट करेगा। तो चलें अब हम अपना आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है व्हाट इज़ प्रेजेंट वैल्यू एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है और ये किस तरीके से कैलकुलेट होती है। अगर आपने इस प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को थॉरली समझ लिया, तो आपके पास लीज लायबिलिटी कंप्यूट करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। प्रेजेंट वैल्यू की डेफिनेशन है, प्रेजेंट वैल्यू इज़ ए करंट वैल्यू ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी दैट विल बी रिसीव्ड और पेड इन द फ्यूचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लायबिलिटी है $1000, और वो लायबिलिटी आपको 2 साल के बाद पे ऑफ करनी है। ठीक है, तो जो $1000 जो आप 2 साल के बाद पे करेंगे, वो उस लायबिलिटी की फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी। लेकिन आपको पता है IAS 37 कहता है, जब भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लायबिलिटीज़ रिकॉग्नाइज करें, तो वो लायबिलिटीज़ आपकी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉग्नाइज होनी चाहिए प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसी वजह से हम अपनी फ्यूचर लायबिलिटीज़ को डिस्काउंट करते हैं और उसको प्रेजेंट वैल्यू पे कंप्यूट करते हैं, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज हो सके। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे कि आपको मैंने कहा कि एक लायबिलिटी मुझे 2 साल के बाद या 3 साल के बाद पे करनी है, तो उस लायबिलिटी की जो अमाउंट है वो होती है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू, और उसको हम लोग डिस्काउंट रेट के थ्रू डिस्काउंट करते हैं और उसको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर लेकर आते हैं। The concept of present value is based on the time value of money, and therefore when we need to determine the value of future cash flows in today's term, हम देखना चाहते हैं कि उन फ्यूचर कैश फ्लो की या फ्यूचर पेमेंट्स की या फ्यूचर वैल्यू की करंट वैल्यू या टुडेज आज के हिसाब से उस फ्यूचर कैश फ्लोज की क्या वैल्यू है, तो हम लोग अपने उन फ्यूचर वैल्यूज़ को डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, therefore we need to determine the value of future cash flows in today's term. We discount those future cash flows using an appropriate discount rate. तो हम उन फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू डिटर्मिन होती है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + r रेज टू द पावर n। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू डिनोट कर रहा है, PV डिनोट करता है आपकी प्रेजेंट वैल्यू को जो हमें कंप्यूट करनी है। FV आपकी रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर वैल्यू को। लेट्स से हमारी एग्जांपल के अंदर वो $1000 थी। R आपका रिप्रेजेंट करता है डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट, और N आपका शो करता है या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड्स। जैसे हमारी एग्जांपल के अंदर ये 2 ईयर्स था। अच्छा, डिस्काउंट रेट में आपको एक और चीज़ ज़रा क्लियर कर दूं। डिस्काउंट रेट भी कहते हैं इसको, इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं इसको, कंपनीज़ की वैक भी कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये टॉपिक या डिस्काउंट रेट की कंप्यूटेशन स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। उसमें हम लोग कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट कंप्यूट करते हैं, और वहाँ से हम लोग कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट डिटरमिन करते हैं। लीज़ के क्वेश्चंस में या लीज़ अकाउंटिंग के डिस्कशन में अक्सर आपके पास डिस्काउंट रेट गिवन होता है, तो आप डायरेक्टली उस डिस्काउंट रेट को यूज़ करके अपनी डिस्काउंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास में या छोटी सी एक वीडियो में बनाऊँ, जिसमें मैं आपको डिस्काउंट रेट की कंप्यूटेशन भी समझाऊँ कि किस तरीके से डिस्काउंट रेट कंप्यूट होता है। ठीक है, लेकिन अभी इस लीज़ अकाउंटिंग के लिए आपको, जैसे मैंने कहा, ये गिवन होता है डिस्काउंट रेट, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है समझने की कि डिस्काउंट रेट किस किस तरीके से कंप्यूट होता है। अब हम देखते हैं हाउ द फॉर्मूला या द प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला वर्क्स। द फॉर्मूला डिस्काउंट्स अ फ्यूचर अमाउंट बैक टू द टुडेज वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग डिस्काउंटिंग भी, इसी चीज़ को हम लोग डिस्काउंटिंग कहते हैं। जब आप अपने फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं किसी इंटरेस्ट रेट के से, तो वो जो प्रोसेस कहलाता है उसको हम लोग डिस्काउंटिंग भी कहते हैं। अक्सर आपने पढ़ा होगा डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग, तो वो यही क्या होता है कि आप अपने फ्यूचर कैश फ्लोज को जब डिस्काउंट करते हैं यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग डिस्काउंटिंग कहते हैं।
द हायर द डिस्काउंट रेट द लोअर द प्रेजेंट वैल्यू, सिमिलरली द लॉन्गर द टाइम पीरियड द लोअर द प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आप जब, क्योंकि आपको पता है इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास डिस्काउंट रेट और जो जो आर है हमारे पास और नंबर ऑफ पीरियड जो एन है ये हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर है। डिनोमिनेट एक चीज़ होती है न्यूमरेटर इक्वेशन के अंदर और एक चीज़ होती है डिनोमिनेटर। तो ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास डिनोमिनेटर में, इसी वजह से अगर आपका डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी, या आपका टाइम पीरियड लंबा होगा तो दोबारा आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी। लेकिन कन्वर्सली लोअर द डिस्काउंट रेट एंड शॉर्टर पीरियड रिजल्ट्स इन हायर प्रेजेंट वैल्यू। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने लिखा है, कोई इस तरह से एक्सप्लेन करना चाह रहा है या उसको इस तरीके से समझ आ रहा है, लेकिन ये जस्ट फॉर द आपकी एक्सप्लेनेशन या समझ के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ें स्टेट कर दी हैं। आप उसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी, यहाँ पे कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यू आर एक्सपेक्टेड टू पे $1000 1 ईयर फ्रॉम टुडे एंड द डिस्काउंट रेट इज़ 10%। एक कंपनी है, उसको $1000 पे करने हैं 1 साल के बाद और डिस्काउंट रेट है 10%। तो हम इस यूजिंग दिस फार्मूला अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास किस तरह से आएगी, हमने फ्यूचर वैल्यू किया हमारे पास $1000, ठीक है। तो एफ वी की जगह हमने लिख दिया ऊपर 1000 न्यूमरेटर के अंदर। डिस्काउंट रेट है हमारे पास 10%, तो नीचे न्यूमरेटर में 1 + 0.1% रेज टू द पावर 1 साल के बाद पे करनी है तो उसकी पावर हो गई 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 909.09, ठीक है। तो जो $1000 आपको 1 साल के बाद देना था, उस $1000 या उस फ्यूचर कैश फ्लो की या फ्यूचर वैल्यू की जो प्रेजेंट वैल्यू क्या कंप्यूट हुई है 909.09, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो $1000 कंपनी को 1 साल के बाद देना था, उस फ्यूचर कैश फ्लो या उस फ्यूचर अमाउंट की जो प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग एन प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला हमारे पास आई है वो आई है 909.09। दिस मीन्स दैट $1000 to be paid 1 year from now is equivalent to approximately $909 today, assuming a 10% discount rate, ठीक है। ये वही बात लिखी हुई है कि अगर आपके पास 10% का डिस्काउंट रेट है और एक फ्यूचर अमाउंट जो आपको 1 साल के बाद पे करनी है और वो अमाउंट है $1000, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी $909। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लीज लाइबिलिटी का जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप आपको ये प्रेजेंट वैल्यू की कंप्यूटेशन समझ भी आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, मैं वहाँ पे आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन होती है और किस तरीके से लीज लाइबिलिटी की कंप्यूटेशन के अंदर हेल्प आउट करती है हमें। चलें अब हम अपना आज का प्राइमरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है व्हाट इज़ लीज लाइबिलिटी। IFRS 16 states that the lease liability is the present value of future lease payments that a lessee is obligated to make over the lease term, ठीक है। लीज पेमेंट्स क्या होती हैं? फ्यूचर लीज रेंटल्स या फ्यूचर लीज पेमेंट्स जो लेसी लेसोर को पे करेगा ओवर द लीज टर्म, उन फ्यूचर रेंटल्स की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो कहलाती है लीज लाइबिलिटी। In simple terms, when a company leases an asset, for example, office, warehouse, vehicle, equipment, etc., then IFRS 16 requires the company to recognize a liability representing the unpaid lease payments. अगर कोई कंपनी एसेट्स लीज पे एक्वायर करती है, इट कुड बी एनीथिंग लाइक ऑफिस, वेयरहाउस, व्हीकल, इक्विपमेंट, तो IFRS 16 कहता है कंपनी उन एसेट्स को यूज़ करने के लिए जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी होती है, जिनको हम लोग अनपेड लीज पेमेंट्स कहते हैं, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज होती है एज अ लीज पेमेंट। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से लीज लाइबिलिटी कंप्यूट होती है यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू, उसकी इनिशियल रिकग्निशन क्या है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस तरीके से होती है। Suppose company B leases an office building for 5 years starting from 1st of January 2026, ठीक है। कंपनी भी है जिसने ऑफिस बिल्डिंग लीज पे ली है 5 साल के लिए और उसका लीज कमेंसमेंट डेट है 1st of January 2026। एनुअल लीज पेमेंट्स हैं $10,000, जो कंपनी लीज पेमेंट्स या रेंटल पेमेंट्स के मद में पेमेंट करेगा एनुअली करेगा $10,000। पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, दैट इज़ इन एरियर्स, ठीक है। जो लीज रेंटल्स की पेमेंट होंगी वो एट द एंड ऑफ ईच ईयर होगी, एरियर्स जिसको हम लोग कहते हैं। इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट या डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट 5% है। लीज टर्म है 5 ईयर्स के लिए। अगर हमारी लीज स्टार्ट हुई है 1 जनवरी 2026 में, तो 5 ईयर्स के बाद उसकी लीज टर्मिनेशन होगी हमारे पास 31 दिसंबर 2030, और कंपनी बी का फाइनेंशियल ईयर एंड भी 31 दिसंबर है, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो स्टेप है इसके अंदर लीज लाइबिलिटी की कंप्यूटेशन में हम लोग अपने प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से उस फ्यूचर पेमेंट्स या फ्यूचर रेंटल पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहता हूँ
जो इस एग्जांपल में हमने यहाँ पर नीचे अपनी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करी थी यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला, इस एग्जांपल के अंदर जो हमारे पास लीज टर्म था या पेमेंट डेट थी वो 1 ईयर फ्रॉम टुडे थी, यानी 1 साल के बाद हमें उस USD 1000 की पेमेंट करनी थी। तो हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ किया था। लेकिन आपको पता है कि लीजेस नॉट नेसेसरली 1 साल हो, वो मोस्टली 1 साल से ज़्यादा होती हैं। 3 ईयर्स भी होता है, 5 ईयर्स भी होता है, इट कुड बी 10 ईयर्स ऑल्सो। तो जब आपके पास नंबर ऑफ लीज पीरियड या लीज टर्म मोर देन 1 ईयर होगा तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन सिंपल प्रेजेंट वैल्यू नहीं, वहाँ पे हम लोग एन्युटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो मैंने यहाँ पे स्टेट किया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 - 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू द पावर माइनस एन ओवर डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो ये एन्युटी होती है। आप दोनों तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें हर ईयर की प्रेजेंट वैल्यू इंडिविजुअली निकालनी है तो आप ये वाला सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सारे ईयर्स की एक साथ प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन हो जाए तो आप ये प्रेजेंट वैल्यू का एन्युटी का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसमें वेरिएबल्स वही हैं, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंट रेट और नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तीन ही वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। तो इस एग्जांपल में हमारे पास फ्यूचर वैल्यू $10,000, जैसे ऊपर स्टेट हुआ हुआ एनुअल लीज पेमेंट्स इन USD विच इज़ $10,000। डिस्काउंट रेट या इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट या इंटरेस्ट रेट 5% है, और नंबर ऑफ टाइम पीरियड या लीज टर्म हमारे पास 5 ईयर्स का है। तो जब हमने ये वैल्यूज़ अपने प्रेजेंट वैल्यू के एन्युटी फॉर्मूले में पुट करी तो हमारे पास जो लीज लाइबिलिटी या प्रेजेंट वैल्यू डिटर्मिन हुई वो हो गई एट द कमेंसमेंट डेट विच इज़ इक्वल्स टू USD 43,295। ठीक है, तो लीज लाइबिलिटी हमारे पास एट कमेंसमेंट बोलें या एट द स्टार्ट ऑफ द लीज पीरियड रिकग्नाइज रिकॉर्ड हो जाएगी या कैलकुलेट होगी 43,295, और वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी एज एन ओपनिंग लाइबिलिटी एट 43,295। अब हम इसकी जर्नल एंट्री डिस्कस करते हैं। जर्नल एंट्री एट कमेंसमेंट डेट या इनिशियल रिकग्निशन पे हमारे पास लीज लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है यहाँ पे 43,295, और राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट भी हमने रिकॉर्ड डेबिट किया अपने पास 43,295। अगर मैं अपनी पिछली वीडियो में चलूँ, ये वाली, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि राइट ऑफ एसेट क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। ठीक है, यहाँ हमने जो ये मैंने हाईलाइट करे हुए हैं ब्लू के अंदर, ये 5 कंपोनेंट्स से आपका राइट ऑफ यूज़ एसेट कंसिस्ट होता है, जिसमें पहला है इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीज लाइबिलिटी। ये वही चीज़ है, मैंने इसीलिए आपको जब ये समझा रहा था मैंने आपको कहा था जब हम लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे या पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इसकी इनिशियल मेजरमेंट समझाऊंगा कि किस तरह से होती है। तो राइट ऑफ यूज़ एसेट इन 5 चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूट होता है, जिसमें इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी होती है। सेकंड, हमारे पास लीज पेमेंट्स मेड बिफोर और एट कमेंसमेंट डेट। थर्ड, हमारे पास इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। फोर्थ, हमारे पास एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट। और फिफ्थ होता है हमारे पास लीज इंसेंटिव रिसीव्ड फ्रॉम द लेसॉर। तो जब इन पांचों चीज़ों को हम लोग ऐड ऑन करते हैं तो हमारे पास राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट कंसिस्ट होता है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर मैंने सिर्फ जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट का, जिसमें था इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, वही मैंने सिर्फ इस एग्जांपल के अंदर आपको डेटा प्रोवाइड करा हुआ है। इसके अंदर एडवांस पेमेंट नहीं है, इसके अंदर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं रखी है मैंने, इसमें मैंने एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग या रिस्टोरेशन कॉस्ट भी नहीं रखी है, और लीज इंसेंटिव भी नहीं रखा हुआ है। अभी मैंने एग्जांपल बहुत बेसिक्स ही रखी है ताकि आपको इनिशियली क्लैरिटी हो जाए कि राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट किस तरह से डिटरमिन होता है और कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी किस तरह से रिकग्नाइज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो इनिशियल रिकग्निशन या 1 जनवरी 2026 या कमेंसमेंट डेट पे हमारे पास जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो हम लोग डेबिट करेंगे अपना राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट विद द अमाउंट ऑफ $43,295, एंड कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी क्रेडिट होगी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लीज लाइबिलिटी 43,295। ये हमारी कमेंसमेंट की या इनिशियल रिकग्निशन की फाइनेंशियल या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो गई। अब हम आ गए अपने ईयर एंड के ऊपर, जो है हमारा 31 दिसंबर 2026। यहाँ पे हमें पूरे साल में उस लाइबिलिटी जो हमने इनिशियल रिकॉग्नाइज करी थी 43,295, जो हमारी ओपनिंग लीज लाइबिलिटी थी, उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करेंगे। जो हमारा इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट या हमारा इंटरेस्ट रेट है 5% के हिसाब से, जो आता है 2,165। उसमें से हम लोग ईयर एंड पे, आपको पता है कि रेंटल पेमेंट हमारी इन एरियर्स थी,
तो हमने लीज़ पेमेंट करेंगे 10,000 की, तो हमारे पास क्लोजिंग लीज़ लाइबिलिटी आ जाएगी 31 दिसंबर को 35,460। ठीक है, ओपनिंग लीज़ लाइबिलिटी, एड इंटरेस्ट, लेस रेंटल पेमेंट्स, दैट देन वी विल अराइव एट अवर क्लोजिंग लीज़ लाइबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं कि लीज़ लाइबिलिटी की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होती है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए हमें एक एमोटाइजेशन शेड्यूल ड्राफ्ट करना पड़ता है। इस एमोटाइजेशन शेड्यूल के थ्रू हम रिमेनिंग ईयर्स यानी कि ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5 की लीज़ लाइबिलिटी डिटरमिन करेंगे और अकॉर्डिंगली उसकी जर्नल एंट्रीज पास होंगी हमारी बुक्स में। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें मतलब आपको ज़्यादा अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यू कुड इजीली अंडरस्टैंड कि किस तरह से एमोटाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर डेटा रिकॉर्ड होता है और ये किस तरह से कंप्यूट करता है हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ को। अब हमारे पास फर्स्ट रो में देखें, अच्छा इसके अंदर सबसे पहला हमारा कॉलम ईयर्स का होता है, जो हमने रिस्पेक्टिव 5 ईयर्स थे हमारे ईयर एंड्स वो हमने ले लिए 31 दिसंबर 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2030, ये हमारे 5 साल होगा जो लीज टर्म है। इसके बाद हमारा कॉलम होता है ओपनिंग लीज लाइबिलिटी का, इसमें हम लोग इंटरेस्ट 5% का है जो या इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट वो ऐड करते हैं, लीज पेमेंट या लीज रेंटल इसमें से डिडक्ट होती है और फिर हमारे पास क्लोजिंग लाइबिलिटी आ जाती है। अब पिछली स्लाइड के अंदर हमने जो हमारी ओपनिंग लीज लाइबिलिटी थी या स्टार्ट और यानी कि कमेंसमेंट ऑफ लीज टर्म पे हमारे पास 43,295 की लीज लाइबिलिटी इनिशियली रिकॉग्नाइज हुई थी, जिसकी हमने ये जर्नल एंट्री बनाई थी, राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट डेबिट एंड लीज लाइबिलिटी क्रेडिट विद 43,295। इट मीन्स ये हमारी ओपनिंग लीज लाइबिलिटी है 43,295। इस एमोटाइजेशन शेड्यूल में हमने ओपनिंग लीज लाइबिलिटी ले ली 43,295, इसके ऊपर हमने 5% इंटरेस्ट चार्ज किया जो कि आता है 2,165। लीज पेमेंट हमने 10,000 ईयर एंड एरियर्स में पेमेंट है, इट मीन्स 31 दिसंबर 2026 में हमने 10,000 की पेमेंट की और हमारे पास क्लोजिंग लीज लाइबिलिटी आ गई 35,460। फिर हम नेक्स्ट ईयर में आए 31 दिसंबर 2027 जिसका ईयर एंड है, 26 की लीज लाइबिलिटी क्लोजिंग लाइबिलिटी थी 35,460, वो 2027 के लिए ओपनिंग लीज लाइबिलिटी हो गई। फिर हमने उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट चार्ज किया, रेंटल पेमेंट या लीज पेमेंट 10,000 हमारी फिक्स्ड है, तो हमारे पास क्लोजिंग लाइबिलिटी आ गई 27,000। इसी तरह हमने बाकी 3 सालों के 28, 29 और 30 की ओपनिंग लाइबिलिटी के ऊपर, ओपनिंग लीज लाइबिलिटी के ऊपर 5% इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज की, उसके बाद हमने लीज पेमेंट्स डिडक्ट किए और हमारे पास क्लोजिंग लाइबिलिटी आ गई। तो अब आप देखेंगे कि ईयर 5th के ऊपर 31 दिसंबर 2030 के ऊपर हमारे पास लीज लाइबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने 5 रेंटल्स पे कर दी, उनका इंटरेस्ट पे कर दिया और प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दी। अब हम देखते हैं जर्नल एंट्री एट 31 दिसंबर 2026, यानी कि फर्स्ट ईयर के ऊपर जो हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड है दैट इज़ 31 दिसंबर 2026, उसके ऊपर हमें कौन सी 2 जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। एक तो हमने कमेंसमेंट पे करी थी यानी कि 1 जनवरी 2026 पे, ये वाली एंट्री जो आखिर में लिखी हुई है 43,295। उसके बाद हम ये 2 एंट्रीज दैट इज़ इंटरेस्ट एक्सपेंस की और लाइबिलिटी पेमेंट की रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी होती है, कहते हैं इसको। पहली एंट्री हमने पास करी इंटरेस्ट एक्सपेंस की, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा विद द अमाउंट ऑफ 2,000। अभी हम सिर्फ 2026 की बात करें, लेकिन लीज अमोटाइजेशन शेड्यूल मैंने 5 सालों का इसलिए आपको बना दिया ताकि आपके पास समझ आए कि 2020-30 तक हमारे पास क्या क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज होगा और किस तरह से हमारे पास लीज का बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। ठीक है, लेकिन ये जर्नल एंट्री सिर्फ मैंने अभी 31 या हमारा जो फर्स्ट ईयर ऑफ लीज है उसकी बनाई है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने पीएनएल में डेबिट करा 2165, जिससे हमारी लीज लाइबिलिटी इंक्रीज हुई 2165 से टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट एक्सपेंस। और सेकंड एंट्री हमने रिकॉर्ड करी टू रिकॉर्ड द लीज पेमेंट, जिसमें लीज लाइबिलिटी हमने $10,000 की पेमेंट करी लेसोर को, तो लीज लाइबिलिटी हमारे पास डिक्रीज हुई तो हमने उसको डेबिट करा 10,000 से, बैंक या कैश हमें क्रेडिट कर दिया 10,000 से। तो ये हमारे पास पूरा साइकिल होता है। सबसे पहले आप अपनी लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करने से पहले एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू के एन्युटी फॉर्मूले से अपने फ्यूचर पेमेंट्स को या फ्यूचर रेंटल्स को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में लाते हैं। वो जो प्रेजेंट वैल्यू आई है उससे आप अपना राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट डेबिट करते हैं और अपनी लीज लाइबिलिटी क्रेडिट करते हैं। सब्सिक्वेंटली आप लीज एमोटाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे, जो ये मैंने बनाया हुआ है, उसमें आप अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को डिटरमिन करेंगे और वहाँ पे आप अपनी लीज पेमेंट जो भी आ रही है वो रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो आपके पास हर ईयर की क्लोजिंग लाइबिलिटी आ जाएगी और फिर इस जर्नल एंट्रीज के थ्रू आप अपनी दोनों ट्रांजैक्शंस को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी कहता है आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन। मैंने इसको यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन करा है ताकि आप समझ सकें कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस तरह से होती है।
आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन, यानी कि जब हमने राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट डेबिट किया था और हमने लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी, वो हमारी 43,000 से वो हमारे पास इनिशियल रिकग्निशन थी, ठीक है। आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन IFRS 16 रिक्वायर्स द लीज लाइबिलिटी टू बी मेजर्ड एट, किस तरह से होगी, जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको बताया था लीज एमोटाइजेशन शेड्यूल में, ओपनिंग लीज लाइबिलिटी प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट लेस लेस लीज पेमेंट, और फोर्थ हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग लाइबिलिटी हो जाएगा। या आप इसको फॉर्मूले के थ्रू भी समझ सकते हैं कि क्लोजिंग लीज लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू ओपनिंग लीज लाइबिलिटी प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट लेस लीज पेमेंट, तो ये आपके पास क्लोजिंग लीज लाइबिलिटी भी आ जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोग ने देखा कि किस तरह से लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सबसे पहले उनकी प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होगी, लीज एमोटाइजेशन स्केड्यूल किसको कहते हैं, और रिस्पेक्टिव कमेंसमेंट पे और एट द ईयर एंड हमने उसकी जर्नल एंट्रीज देखी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरीके से रिकॉर्ड होगी। अच्छा, ये IFRS 16 से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाई डज द इंटरेस्ट एक्सपेंस डिक्रीज एवरी ईयर। अगर आप लीज एमोटाइजेशन स्केड्यूल में आए तो देखेंगे ओवर द पीरियड हमारे पास 2026 में इंटरेस्ट कॉस्ट थी 2165, फिर वो कम हुई 27 में 1773, 28 में और वो कम हुई, 29 में और कम हुई, और 2030 में सबसे कम थी 476। तो आपसे अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डिक्रीज़ क्यों होता है लीजेस के अंदर या लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करते हुए। तो उसका आंसर ये होता है बिकॉज द आउटस्टैंडिंग लीज लाइबिलिटी डिक्रीजेज आफ्टर ईच पेमेंट। जो हमारे पास लीज लाइबिलिटी थी ईयर 1 पे 35,000 थी 460, सेकेंड ईयर पे 27,233, इसी तरह ईयर 3 पे हमारे पास 18,595। तो लीज लाइबिलिटी हर साल डिक्रीज़ होती है। जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो जब आप उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने कहा बता दूंगा, किसी से कोई इंटरव्यू के क्वेश्चन में सवाल होता है जब लीज लाइबिलिटी या लीज अकाउंटिंग की डिस्कशन होती है तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस डिक्रीज़ क्यों होता है एवरी ईयर। तो इसका आंसर ये है कि बिकॉज द आउटस्टैंडिंग लीज लाइबिलिटी डिक्रीजेज आफ्टर ईच पेमेंट, सो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग बैलेंस। The finance cost gradually reduces over the lease term. This is known as the effective interest method under IFRS 16, ठीक है। तो इसको हम लोग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड भी कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी लीज पेमेंट्स कम होती, लीज लाइबिलिटी कम होती जाएगी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी कम होता जाएगा। और इस प्रोसेस को या इस फीचर को हम लोग कहते हैं कि कंपनी की इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड भी कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, क्लियर होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, आई विल एड्रेस दोज क्वेश्चंस ओवर देयर। और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लेसोर और लेसी की बुक्स के अंदर लीज अकाउंटिंग किस तरह से परफॉर्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।